अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है केमिस्ट्री ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक्चुअली हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ये फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, पहले हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा, उसके रिएक्शंस, उसकी रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ठीक है, अब जो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है इस तरह से, बेंजीन और साथ में एक और 6 मेंबर रिंग होती है, वो भी एरोमेटिक होती है। ठीक है, ये हमारे पास है नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर। दोनों क्या है, 6 मेंबर रिंग है और दोनों एरोमेटिक रिंग हैं। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 है, जो कि हमारे पास 4n+2 हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नेफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें दो रिंग्स जो हैं इस पॉइंट से फ्यूज हुई हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये भी हमें कोल तार वगैरह से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उससे हम डिफरेंट प्रोसीजर से इसको करके ऑब्टेन करके इसकी क्रिस्टलाइजेशन करके एट द एंड हम नेफ्थलीन को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। हमने इसकी नेफ्थलीन की केमिस्ट्री में इसकी सिंथेसिस पढ़नी है और इसके अलावा इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नेफ्थलीन को प्रिपेयर कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। ये बेंजीन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है और इसके अलावा सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये दोनों हमारे क्या हैं, स्टार्टिंग मटेरियल हैं, जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, हमने बेंजीन का एक रिएक्शन पढ़ा था, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें असाइल ग्रुप ऐड होता है। अब इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड में देखें तो ये वाला ग्रुप क्या है, असाइल ग्रुप है ना, और इधर से ये भी असाइल ग्रुप है। मीन्स के बेंजीन ने इस अगर कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास असाइलेशन हो जाती है। यहाँ पे भी यही होगा कि ये AlCl3 हमारे पास एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। इसने क्या करना है, इसकी प्रेजेंस में इस बेंजीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बोनाइल पे अटैक करेंगे और ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बोनाइल पे शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड में। ठीक है, ये असाइल ग्रुप इस बेंजीन में सब्सटीट्यूट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जिंक और मरकरी जो है, यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन हो रही है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगी कि ये हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगी। ठीक है, इसे जब रिड्यूस कर देना है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये इस पोजीशन पे कार्बोनाइल नहीं होगा बल्कि CH2 होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये इस कार्बोनाइल की जगह जब ये रिडक्शन हो जाएगी ना, उसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें आपने यहाँ पे CH2 ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें अगेन एक और कार्बोनाइल ग्रुप भी है, तो बेंजीन इसके साथ भी तो रिएक्ट कर सकती है ना। पहले इसके साथ किया तब भी कार्बोनाइल के साथ किया था, वो कंडीशंस पूरी कर रहा था, तो उसने बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बेंजीन ये पूरा एक मालिक्यूल बन गया। अब बेंजीन विद इन द मालिक्यूल जो है वो असाइलेशन कर रहा है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, ये इस कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है,
कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करके यहाँ से OH को रिमूव कर देंगे और ये साइक्लाइजेशन हो जाती है इस रिंग की भी। ठीक है, अगेन देखें फिर इसकी रिडक्शन होगी तो ये वाला जो कार्बोनाइल है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस स्टेप पे कार्बोनाइल इस CH2 में कन्वर्ट हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी CH2 में होना है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अच्छा जी, ये हमारे पास टेट्रालोन बन गया है। अब इसकी क्या होनी है, इसमें से डिहाइड्रोजनेशन इसकी होनी है, हाइड्रोजन रिमूव होने हैं। हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास एट द एंड नेफ्थलीन बन जाएगा। हमने नेफ्थलीन को फर्स्ट स्टेप में बनाया बेंजीन से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम हावर्थ प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम बेंजीन से नेफ्थलीन बनाते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास मेथड है जिसमें हमारे पास ये एक कंपाउंड दिया गया है इस तरह से। ठीक है, ये अल्काइल चेन है जो बेंजीन के साथ अटैच है। ये AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे अल्काइलेशन हो जाती है विद इन दी मॉलिक्यूल। जो बेंजीन है यहाँ पे अल्काइलेशन होगी इसकी, फ्रीडल क्राफ्ट जैसे अल्काइलेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर अगेन इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी और ये नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम नेफ्थलीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 255.0 किलो जॉल पर मोल होती है बोथ रिंग्स के लिए, क्योंकि दो रिंग्स होती हैं ना इसमें। और सिंपल अगर हम बेंजीन की देखें तो उसकी होती है 150 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और जब एक और इसमें साथ रिंग अटैच हो जाती है मीन्स नेफ्थलीन होती है तो 255 किलो जॉल पर मोल इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी। अच्छा, तो जब हमारे पास नेफ्थलीन के ऊपर रिएक्शन होना है तो क्या होता है, इस नेफ्थलीन रिंग में ये है, एक ये है रिंग और एक ये रिंग है। ठीक है, एक ये पूरी बेंजीन रिंग है और इसमें देखें दो ही डबल बॉन्ड है। ये एक पूरी रिंग इंटैक्ट है और ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है उस रिंग से। अब अगर हमारे पास क्या होता है, वो कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन डिक्रीजेस फ्रॉम 255 किलो जॉल पर मोल टू 150 किलो जॉल पर मोल। जब इसके ऊपर कोई रिएक्शन होता है तो ये वाली रिंग जो होती है वो पहले यूज़ होती है, क्योंकि जब इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो लूज़ होती है 255 टू 150 मींस इस एनर्जी पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। बाकी इस रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो बाकी बच जाती है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 104.5 किलो जॉल पर मोल का डिफरेंस आता है। मींस इस जो नेफ्थलीन की सेकंड रिंग है उसने जब रिएक्शन करना है तो इनके जो नेफ्थलीन लूज़ करेगी एनर्जी वो 104.5 किलो जॉल पर मोल ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी को लूज़ करेगी। जबकि अगर हम बेंजीन को, सिंपल बेंजीन को डिस्टर्ब करें तो 150 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी लूज़ होगी, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 150 को लूज़ करने के बजाय वो इस पार्ट की एनर्जी को लूज़ करना बेहतर समझता है। इसलिए हम कहते हैं कि नेफ्थलीन जो होती है वो मोर रिएक्टिव होती है देन बेंजीन। ठीक है, नेफ्थलीन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है नेफ्थलीन की। तो नेफ्थलीन भी इसी तरह से बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह भी शामिल हैं। हेलोजिनेशन भी सारे रिएक्शन नेफ्थलीन देता है। इसकी रिएक्टिविटी को अगर हम देखें तो नेफ्थलीन में दो पोजीशन होती हैं जो कि मोर रिएक्टिव होती हैं। हमने इसकी रेजोनेंस एनर्जी में डिस्कस किया कि इस पार्ट पे रिएक्शन जो होता है वो पहले होता है। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर रिएक्शन होना है इसके ऊपर, तो दो पोजीशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर रिएक्शन हो सकता है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा।
ये फर्स्ट वाली कार्बन अल्फ़ा हमारे पास, सेकंड वाली कार्बन बीटा। ठीक है, हमने हाइड्रोजनेशन कराई, ब्रोमिनेशन अगर करवा रहे हैं तो देखिए 1 ब्रोमो नैप्थलीन बन रहा है जिसको हम अल्फ़ा ब्रोमो नैप्थलीन भी कहते हैं, और 2 ब्रोमो नैप्थलीन जिसको हम बीटा ब्रोमो नैप्थलीन भी बोलते हैं। हमने इसकी अगर नंबरिंग करनी हो ना तो हम इस तरह से करते हैं 1 2 3 4, और ये जो होते हैं दो रिंग की जहाँ पे फ्यूजन हो रही है अब उसको हम काउंट नहीं करते, उसको पहले बाकियों को करते हैं। 5 ये कार्बन और ये वाला कार्बन 6, ये कार्बन 8 7 सॉरी, और ये 8 हो जाएगा, और बाकी हम इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। तो 1 ब्रोमो नैप्थलीन बन सकता है और 2 ब्रोमो नैप्थलीन बन सकता है, लेकिन इन दोनों की परसेंटेज चेक करें। 1 ब्रोमो की परसेंटेज 99% और 2 ब्रोमो की ओनली 1% परसेंटेज है। इट मीन्स जो मोर डोमिनेंट जो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ब्रोमो नैप्थलीन बनेगा। ठीक है, इस क्यों ये 1 ब्रोमो बनेगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसकी नाइट्रेशन चेक कर लें। जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो अगेन हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक 1 नाइट्रोनैप्थलीन, एक 2 नाइट्रोनैप्थलीन। इसमें भी इसकी परसेंटेज में डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 नाइट्रोनैप्थलीन की परसेंटेज 90% है, मीन्स ये ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है कि ये 1 जो है वो ज़्यादा बनता है। ये हमारे पास नैप्थलीन दिया गया है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। तो जैसे हमने पहले मैकेनिज़्म पढ़ा है बेंजीन के केस में, वैसे ही इसने अटैक करना है। अब ये अगर 1 पोजीशन पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल 1 पोजीशन पे आके अटैच हो रहा है जैसे कि ये केस है, तो पॉजिटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पे आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे आके अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। उसके बाद हमने इसके रेजोनेंस जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रा करने हैं इस इंटरमीडिएट के। देखिए इन्होंने किए हुए हैं, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर उससे नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको पूरा करने के लिए नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से सारे इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं। सिमिलरली जो सेकंड इसका है, जब इसने सेकंड पोजीशन पे अटैक किया तो तब भी इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं। यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद सेकंड में फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए गए हैं। अब वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिनके अंदर बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। अब ऊपर वाले में देखें तो दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर फुल बेंजीन है, ये देखें ये एक बेंजीन एक ये बेंजीन, अब बाकियों में फुल बेंजीन किसी में भी नहीं है। ठीक है, और नीचे वाले में देखें तो एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर बेंजीन है, बाकियों में किसी में भी फुल बेंजीन नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ऊपर वाला जब फर्स्ट अटैक होगा, कार्बन 1 पे अटैक होता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मोर स्टेबलाइज्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देता है उसकी इंटरमीडिएट स्टेज। इसकी इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए अल्फ़ा पोजीशन जब 1 पोजीशन जो है वो प्रेफर होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जैसे कि दिखाई गई है ऊपर। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से जैसे बेंजीन की ऑक्सीडेशन वगैरह पड़ी थी उसी तरह नैप्थलीन की भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। इसकी ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशंस दी गई हों तो ये वाली जो रिंग है इसकी ऑक्सीडेशन होके ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, 1,4 नैफ्था क्यूनोन। नैप्थलीन से 1,4 नैफ्था क्यूनोन, 1 और 4th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है इसलिए 1,4 नैफ्था क्यूनोन। इसके अलावा अगर हम बेंजीन वाले ही कंडीशन इसको दें वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो उसकी प्रेजेंस में रिंग की ब्रेकेज हो जाती है और उसमें ये वाली रिंग ब्रेक करेगी। जैसे मैलिक एनहाइड्राइड बना था, यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है,
एनहाइड्राइड ही बनेगा, जैसे कि बेंजीन के केस में बना था। इसके अलावा एक इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है वो इस तरह से भी हो सकती है। वो कह रहा है कि वन सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन then either of the ring may be destroyed. It depend upon the nature of substituent present. दो रिंग्स हैं, उनकी हम ऑक्सीडेशन करवाएं, अगर उन पे सब्स्टिट्यूशन है तो ब्रेक डाउन हो जाएगी कोई सी भी एक रिंग। किस तरह से ब्रेक डाउन होगी? 1-नाइट्रोनेफ्थलीन है, इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये इंटैक्ट रहेगी, ये इसको कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। जस्ट ये वाली रिंग जो है ये ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन इसकी कहाँ से होगी? ये इस तरह, ये वाली जो है ना, ये वाली इस तरह से, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास दूसरा कोई ऐसे 1-अमीनो नेफ्थलीन, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये नाइट्रो नहीं है, ये NH2 ग्रुप है, 1-अमीनो नेफ्थलीन। जब इसके इसमें ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है? ये रिंग ब्रेक डाउन नहीं होती, बल्कि हमारे पास क्या होता है, दूसरी वाली रिंग ब्रेक डाउन होती है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच था। जब ये ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगेन इसी तरह से जो दो कार्बन बिल्कुल इस रिंग के साइड पे हैं वही ब्रेक डाउन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप नहीं आना, ठीक है। ये सिंपल थैलिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये इस तरह से देख लें, ये और ये इस तरह से, ठीक है, थैलिक एसिड। अब इसकी रीज़न क्या है कि एक में एक रिंग ब्रेक हो रही है लेकिन दूसरे में वो रिंग ब्रेक हो रही है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो वो कहता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन पुअर बना देता है। इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिफ़िकल्टी फील करता है उस रिंग को ऑक्सीडाइज्ड करने में। लेकिन जैसे ही हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच होता है रिंग पे, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन है उस रिंग को ब्रेक डाउन करती है जिसके ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है। ये भी यहाँ पे भी सारा जो है इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से हम इसकी रिडक्शन भी करवा सकते हैं। रिडक्शन करवाएंगे, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अगर हम इस नेफ्थलीन की आइसोपेंटानॉल के प्रेजेंस में कराते हैं रिडक्शन, तो जस्ट एक रिंग रिड्यूस होती है। अगर हम एथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, तो पार्शियल रिडक्शन होती है। ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड ख़त्म होता है और एक बॉन्ड यहाँ पे मिड में चला जाता है, इसको पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम नेफ्थलीन को निकल के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिड्यूस कराएं, तो ये टेट्रालीन में कन्वर्ट हो जाती है, एक ही रिंग रिड्यूस होती है। अगर हम इसमें कंडीशन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दें तो पूरी दोनों की दोनों रिंग जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि हम नेफ्थलीन है उसको हम टेट्रालीन में भी कन्वर्ट सकते हैं और टेट्रालीन को अगेन हम नेफ्थलीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको एथेनॉल की प्रेजेंस में, किसी अल्कोहल की प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट करवाएं तो तब भी इसकी रिडक्शन हो जाती है, पूरी रिंग रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से हम नेफ्थलीन की नाइट्रेशन करवा सकते हैं, 1-नाइट्रोनेफ्थलीन और 2-नाइट्रोनेफ्थलीन भी बन सकता है। हेलोजिनेशन करवाएंगे तो 1-ब्रोमोनेफ्थलीन बनेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी हो सकती है, वही रिएक्शन जो देती है जो कि हमारे पास बेंजीन ने देने होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हम कराते हैं तो वो भी 1 पोजीशन पे भी हो सकती है और 2 पोजीशन पे भी हो सकती है।
सल्फोनेशन करवाएंगे तो अगेन हमारे पास सल्फोनेशन 1 नफ्थलीन सल्फोनिक एसिड भी देगा और 2 नफ्थलीन सल्फोनिक एसिड भी दे सकता है। इसमें ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे देगा, ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे सकता है। इसके अलावा 1 नफ्थलीन जो होता है वो भी 2 नफ्थलीन में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम ये वाली कंडीशंस दें। डायरेक्ट भी नफ्थलीन से 2 नफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बन सकता है और 1 नफ्थलीन से भी 2 बन सकता है। ठीक है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास के ओरिएंटेशन इन सब्स्टिट्यूटेड नफ्थलीन। ये पहले तो हमने सिंपल नफ्थलीन को डिस्कस किया, उसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन होनी है वो 1 और 2 पोजीशन पे होती है। लेकिन अगर हमारे पास नफ्थलीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो तब हमारे पास कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी ये हमने चेक करना है। जैसे कि हमारे पास 1 मेथॉक्सी नफ्थलीन है, फर्स्ट पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप है और हम जानते हैं कि मेथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। यहाँ पे भी इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करानी है। लेकिन मेथॉक्सी एक बल्की ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन जो होती है वो हिंडर्ड होती है, इसलिए इस 2 पोजीशन पे रिएक्शन होना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये प्रेफरेबली 4th पोजीशन पे रिएक्शन होगा। जैसे कि हम ये 1 मेथॉक्सीनैप्थलीन की नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप 4th पोजीशन पे ऐड होगा, क्योंकि मेथॉक्सी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर क्यों होते हैं डोनेटिंग ग्रुप, ये हम बेंजीन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से 1 एसिटाइलिन अमीनो नफ्थलीन है, इसमें भी ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि नाइट्रेशन 2 पोजीशन पे भी हो जाए और 4th पोजीशन पे भी हो जाए, दोनों पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है 2 एसिटाइल। अगर 2 पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो प्रेफरेबली इसको फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड ग्रुप ऐड करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, इसकी भी इसी लेक्चर में हम पहले रीज़न पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है। ये थे एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर अटैच हों तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप ऐड होंगे वो किस पोजीशन पे होंगे। लेकिन अगर हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो तब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगी। देखिए नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इस रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि इस रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। अब ये जो रिंग होती है ये इस रिंग के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो प्रेफरेबली इस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगी जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो और फिर उससे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होनी हो। जैसे कि 1 नाइट्रोनेफ्थलीन है तो उसकी नाइट्रेशन होनी है तो सेकंड नाइट्रो ग्रुप इस रिंग के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होगा। वो 2 पोजीशन पे हो सकता है, या तो वो 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो या फिर 8th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो। ऊपर हमने देखा था कि वो उसी रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होती है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं और नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ने अगर अटैक होना है तो वो इसी रिंग को प्रेफर करता है रिएक्शन करने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में इस रिंग पे रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में जो हमारे पास सेकंड रिंग है उसकी 5th या 8th पोजीशन पे रिएक्शन होता है। अगर 2 नफ्थलीन सल्फोनिक एसिड हो उसकी नाइट्रेशन करवाएं तो वो भी या तो 5th पोजीशन पे होगी या फिर 8th पोजीशन पे होगी। इसका मतलब है कि नफ्थलीन में की ओरिएंटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है वो इसको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, वो फर्स्ट रिंग पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में 5th या 8th पोजीशन पे रिएक्शन होगा। ठीक है,
इसके अलावा कुछ ये नेफ्थलीन के यूजेस हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक नेफ्थलीन की जो केमिस्ट्री है वो एंड हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का वो भी एंड हो गया है। ठीक है, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बाकी इसमें कोई भी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। नेफ्थलीन की केमिस्ट्री भी तकरीबन बेंजीन से मिलती है, चंद न्यू चीज़ें हैं वो अगर आप उसको पहले वाला लेक्चर ध्यान से करते हो तो ये भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल यहाँ पे एंड हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हमारा जब भी लेक्चर होगा हमने थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।